अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसकी बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाज़ का जो है एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपको प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिटर्मिनेंट्स की पता होना चाहिए। आज हम वन बाय वन जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे और उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को आज हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर हम बाद में वन बाय वन उनको यूज़ करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि पहली प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई सी दो रोज या दो कॉलम्स हम डिटर्मिनेंट्स में वो ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो एनी टू रोज और कॉलम्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो मिसाल के तौर पर ये डिटर्मिनेंट मेरे पास लिखा हुआ है, ये डिटर्मिनेंट है। हम क्या करना चाह रहे हैं, मैं अगर चाहता हूं कि रो 1 और रो 2 को ऐड कर दूं, रो 2 या रो 3 को ऐड कर दूं, या इसी तरह से किसी कॉलम को किसी कॉलम में के अंदर ऐड कर देता हूं, तो ये काम हम डिटर्मिनेंट्स में कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 सेकंड प्रॉपर्टी देखें जी। सेकंड प्रॉपर्टी में we can multiply any row or column by a scalar number। हम किसी भी रो को या कॉलम को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि जब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपने उसी नंबर से उसको डिवाइड भी करना होता है। आल्सो वी हैव टू डिवाइड द डिटर्मिनेंट बाय द सेम स्केलर नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी में हमें कंफ्यूजन ये होती है कि हम किसी रो या किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उसमें जब मल्टीप्लाई करना है आपने तो उसको बाहर उसका डिवाइड भी करना होता है आपने। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक डिटर्मिनेंट है, अब ये प्रॉपर्टी यूज़ कैसे करते हैं उसको भी देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिसाल के तौर पर जी मैं यहाँ पर 1 बनाना चाह रहा हूँ, तो 1 कैसे बन सकता है, यहाँ पर 7 - 6 1 होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या रो 2 को या रो 3 को यहाँ पर आपको लाजमी तौर पर 6 बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 6 बनाना है ताकि जब हम इसको 7 में से 6 माइनस करें तो यहाँ हमारा 1 आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको इस रो को या थर्ड रो को, सेकंड रो को या थर्ड रो को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ मैं लिखूंगा 2R2। इसका मतलब यह है कि R2 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है, तो फिर क्या आएगा, तो बाहर आपको उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये तो वैसे ही आएगा, जिसको सिर्फ हम जिसको चेंज कर रहे हैं उसी को आप लिखेंगे सिर्फ, बाकी को वैसे का वैसे रहने देंगे। मतलब कि R2 को 2 के साथ तो मल्टीप्लाई किया,
तो यहाँ 6 आ गया और यहाँ 4 आ गया और यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, तो 3 0 और 2। तो बात कहने का मतलब ये है कि सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब किसी रो को या किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो लाजमी तौर पर बाहर उसको उससे डिवाइड भी किया जाता है। मैंने R2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो देखें जी मैंने इसको 2 से डिवाइड भी किया है। अब इसको हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ ये 2 जो डिवाइड हुआ है ये R2 का है, ये होल डिटर्मिनेंट का है, ये पूरे डिटर्मिनेंट का है, इसका असर पूरे डिटर्मिनेंट के ऊपर पड़ेगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी। अभी तक हमने 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी जो हमारी है, हम किसी भी रो किसी भी कॉलम को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। आगे बढ़ते हैं जी, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। आगे जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड में क्या आएगा कि हमारे डिटर्मिनेंट में अगर कोई सी 2 रोज या कोई से 2 कॉलम्स अगर सेम हो जाती हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर होगा 0। तो यही हम लिख लेते हैं, इफ any 2 rows or columns in a determinant are identical, then determinant is equal to 0। ये बात क्या है कि जब 2 रोज या कोई से 2 कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा 0 होगा। मिसाल के तौर पर ये डिटर्मिनेंट है मेरे पास, तो इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। और रीज़न क्या देंगे वहाँ पर, हम रीज़न ये देंगे क्योंकि जो R1 है और R3 जो है ये क्या है, आइडेंटिकल है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। उसके बाद नंबर 4 कि कोई सी रो या कोई एक कॉलम अगर 0 हो जाता है, सारे का सारा 0 हो जाता है, तो फिर उसका आंसर क्या होगा 0, डिटर्मिनेंट वो क्या होगा 0 होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं इफ, अब कोई सी रो, इफ एनी रो और कॉलम in a determinant is 0, then determinant is 0। For example, मिसाल के तौर पर ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। अब इस डिटर्मिनेंट में आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी रो जो है ये सारी की सारी क्या है 0, तो इसका आंसर हम डायरेक्टली 0 लिखेंगे। और उसकी हम वजह क्या बताएंगे, वजह ये बताएंगे हम कि रो 1 जो है क्योंकि 0 है सारी की सारी, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। तो इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी से ही बता देंगे। उसके बाद अच्छा नेक्स्ट वन, इफ वी हैव ए डिटर्मिनेंट
यहाँ पे हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आप लेते हैं तो दोनों का आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। आप इसको ट्रांसपोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 6 में आप ये लिख सकते हैं, इफ द डिटर्मिनेंट is in triangular form then determinant is equal to the product of मेन डायगोनल एंट्रीज। क्योंकि इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया तो इसको ज़रा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको डिस्कस अब हम देखते हैं कि ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होती है। जो हमने पीछे प्रॉपर्टी लिखी है, मैंने तो लिखी है, उससे मैंने ये बताया कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में है तो ट्रायंगुलर फॉर्म में क्या होगा, जो उसका डायगोनल होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वही उस डिटर्मिनेंट का आंसर होगा। अब हम ये देखते हैं कि ट्रायंगुलर फॉर्म होती क्या है। तो ट्रायंगुलर फॉर्म देखते हैं जी। तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म जो है वो दो तरह की होती है। नंबर 1 इज अपर ट्रायंगुलर फॉर्म और नंबर 2 लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म। ये दो इसकी मेन फॉर्म होती हैं, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म और लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म। अब पहले हम अपर ट्रायंगुलर फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। वेल फर्स्ट डिटर्मिनेंट जो है वो मेरे पास इस तरह से है। आपने इसमें डायगोनल का ध्यान रखना है। ये हमारे पास क्या होता है, ये डायगोनल होता है। अगर डायगोनल के बिलो नीचे की तरफ सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो अगर उसमें आपको नज़र आ सकता है कि ऊपर हमें एक ट्रायंगल कंप्लीट होती नज़र आ रही है। ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल कहाँ बन रही है, ऊपर की तरफ बन रही है, तो इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। ये डिटर्मिनेंट जो है किस फॉर्म में है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में है। तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होती है, जो मेन डायगोनल होता है उसके नीचे सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ये क्या, कौन सी फॉर्म होगी, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। उसके बाद लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होती है, तो नाम से ही जाहिर हो रहा होगा आपको कि लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में नीचे की तरफ ट्रायंगल बनेगी। तो लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म कैसी हो जाएगी, अब ये लोअर ट्रायंगुलर है, ये मेन डायगोनल है और मेन डायगोनल के ऊपर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे आपको ट्रायंगल बनती नजर आ रही है। तो ये लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म है। अब दोनों केसेस में क्या होगा, अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो दोनों केसेस में आपने ये करना है कि सिर्फ आपने डायगोनल्स को देखना है कि डायगोनल्स क्या हैं। तो यहाँ पर डायगोनल्स क्या हैं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, सिर्फ डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी कोई चीज़ नहीं देखेंगे, सिर्फ डायगोनल। 1 × 7 × 3, तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखना है तो इसका आंसर क्या होगा, 1 × 2 तो × 9। तो दोनों केसेस हमने देख लिए।
कि जब भी हमारे पास ट्रायंगुलर फॉर्म आती है तो ट्रायंगुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि लास्ट में एक प्रॉपर्टी और है, कि लास्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद एक आध क्वेश्चन करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। तो लास्ट में इसको आप इस तरह से देख लें कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, चलें इस तरह से मैं लिख लेता हूं, ये कोई डिटर्मिनेंट है हमारे पास, अगर यहां पर 1 बना हुआ है, यहां 1 बना हुआ है, तो इसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप 1 के सामने 0 बनाएंगे या 1 के नीचे 0 बनाएंगे। दोनों से होगा क्या, अगर आप इसके सामने 0 बना देते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ 0 0 किसी तरीके से आप बना देते हैं, तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको आप ख़त्म कर दें, यहाँ 1 लिखें, ये वाला जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको ख़त्म कर दें, और जो बच गया वो साथ में लिख दें, तो ये क्या होगा 7 5 6 और 7, और ये हमें 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने आंसर को इस तरह से हम लिखते हैं। तो क्या बात अभी हमने की कि 1 अगर यहाँ पर है तो उसके अगर आपने सामने 0 बना दिया है तो आप उस रो को और उस कॉलम को एलिमिनेट कर सकते हैं, और एलिमिनेट करने के बाद जो पोर्शन बच जाएगा आप उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। उसके बाद अगर आप सामने 0 नहीं बनाते तो दूसरी ऑप्शन क्या होती है आपके पास, आप नीचे की तरफ 0 बना दें। तो आप नीचे की तरफ अगर 0 बनाते हैं, ये 1 है, आपने यहाँ 0 0 अगर बना दिया और बाकी यहाँ पर कुछ भी हो जाए, ये आपके पास अगर है, तो फिर भी आपने वही काम करना है कि 1 के नीचे 0 है, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको ख़त्म कर दें, और बाकी डिटर्मिनेंट जो है 1 लिखेंगे, ये यहाँ पर जो नंबर होगा, और उसके बाद जो बच गया है 7 8 9 और 2, इसको हम उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, ये तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस कर ली आप, तो अब इन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करने लगे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। तो प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन 3 जो है, एक्सरसाइज 3.3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, तो डिटर्मिनेंट्स के अक्सर क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर जो 4 है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, डिफरेंट प्रॉपर्टीज में यूज़ करेंगे, तो उसको मैं डील करने लगा हूँ। तो क्वेश्चन है क्या, 1 1 1 x y z x स्क्वायर, ये है y z, ये है x z, और यहाँ पर है x y, इसको हमें प्रूव करना है। ये 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ पर x y z, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये आएगा x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 x y z y z x z x y, ये है। अच्छा, इसमें क्या कर रहा है, अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या आ रहा है, x का स्क्वायर आ रहा है, y का स्क्वायर आ रहा है, z का स्क्वायर आ रहा है, हमें ये लेके आना है। तो किसी तरीके से x का स्क्वायर बनाना पड़ेगा
y का स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा और z का स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा। अब इसमें x का स्क्वायर तब बन सकता है जब हम इस x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मतलब है इस कॉलम 1 को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस कॉलम 2 में ये क्या है, y है, तो यहाँ y स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको y के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको हमें z के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x, y और z के साथ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग C1 बाय x, C2 बाय y एंड C3 बाय z। अब आपके हो सकता है दिमाग में ये आ जाए कि अगर हम रोज को मल्टीप्लाई करना चाहें तो देखिए जी, जब इस रो को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर y स्क्वायर नहीं बन सकता और यहाँ पर z स्क्वायर नहीं बन सकता, इसलिए मैं इनको कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब अभी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है कि जब हम किसी कॉलम या किसी रो को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो लाजमी तौर पर उसको बाहर उससे डिवाइड भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम ये लिख लेंगे C1 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो लाजमी तौर पर उससे डिवाइड भी होगा। C2 को मैं y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो लाजमी तौर पर वो उससे डिवाइड भी होगा और C3 को z के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो लाजमी तौर पर डिवाइड भी होगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर x, y और z आएगा। अब कॉलम 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को y के साथ करेंगे तो y आएगा, y का स्क्वायर आएगा और x, z, इसको जब y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x, y और z। अब यहाँ पर थर्ड कॉलम है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z आएगा और z स्क्वायर आएगा और यहाँ पर x, y और z आ जाएगा। तो ये आ गया जी मल्टीप्लाई करने से। अब क्या करेंगे जी, रो 3 में ये हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ x, y, z है, x, y, z है और ये x, y, z है। तो रो 3 में से हम x, y, z को कॉमन ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं टेकिंग x, y, z एज कॉमन। कहां से कॉमन आ रहा है जी, फ्रॉम R3 में से कॉमन आ रहा है। जब ये कॉमन आ रहेगा तो यहां पर क्या आएगा, ऊपर आ रहेगा x, y, z जो कॉमन आया था और नीचे वाला x, y, z वैसे का वैसे ही रहेगा। और यहां क्या बच जाएगा, सिर्फ चेंज किस में आया है, R3 में। तो R3 में सिर्फ चेंज लेके आएंगे, बाकी दो रोज वैसी की वैसी आ जाएंगी। x, y और z, ये x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, ये z का स्क्वायर और यहाँ पर 1 1 1 ये आ गया। अब हमें करना क्या है, ये कट गया, जो आंसर लाना है उसको जरा कंपेयर करें। ये है एक प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट्स की एक प्रॉपर्टी और है, उसमें ये होता है कि प्रॉपर्टी नंबर 8 हम लिख लेते हैं, ये लास्ट पे ये भी डिस्कस कर लेते चले, इसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब इसमें क्या है इस प्रॉपर्टी में कि जब आप कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स इंटरचेंज करते हैं तो उसका आंसर नेगेटिव हो जाता है। तो आप क्या कह सकते हैं, इफ वी इंटरचेंज any two rows or columns of determinant
A, then determinant of A will be equal to minus A determinant. तो इस बात का मतलब क्या है कि जब आप रोज को इंटरचेंज करते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस डिटर्मिनेंट उसका आ जाता है। अब ये जो रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करते हैं ये कंसेक्यूटिव होते हैं, मतलब कि R1 को आप R2 से इंटरचेंज कर सकते हैं, R2 को R3 से, इसी तरह C1 को C2 से और C2 को C3 से। डायरेक्ट नहीं करना कि R1 को हम R3 से कर दें, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ कंसेक्यूटिव को कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी हम लास्ट में यहाँ पर इसको इंटरचेंज करने का तरीकाकार क्या होता है, हमें एक्स स्क्वायर नीचे चाहिए, तो इसका मतलब है इस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इस रो को लाजमी तौर पर मुझे नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, यहाँ इधर लाने के लिए मैं करूँगा R2 3, ये जो R2 3 इस तरह लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट में R2 को R3 की जगह लेके जा रहे हैं और R3 को R2 की जगह लेके आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पर चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर यहाँ माइनस सिंबल आ जाएगा, R1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इनको इंटरचेंज करते हैं तो ये R3 R2 की जगह चला गया और R2 R3 की जगह आ गया, ये आ गया। अब उसके बाद भी इस आंसर में एक्स वाई जी ये R2 में लिखे हुए हैं और ये ऊपर लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा हमें इंटरचेंज और करना पड़ेगा R1 और 2 को। R1 2 का मतलब क्या है कि रो 1 को हम 2 की जगह लेके आ रहे हैं, रो 2 को रो 1 की जगह लेके आ रहे हैं, तो ये माइनस ऑलरेडी है और माइनस इंटरचेंज करने से ये माइनस भी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये 1 1 ऊपर चला जाएगा और ये एक्स वाई जी नीचे और ये एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर, और लास्ट पे इसको लिख सकते हैं हम 1 1 1 एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है, आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ी, उनको डिटेल से हमने डिस्कस किया, उसके बाद एक प्रॉब्लम जो थी वो हमने डिटर्मिनेंट की सॉल्व की। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे यहीं से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।